बोले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना सेकंड टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना या कहे इंटीरियर ऑफ अर्थ द अर्थ लेकर आए हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर पृथ्वी को अगर हम अंदर जाके देखते हैं, इसके भूगर्भ में जाकर देखते हैं, तो उसकी जो परत हैं वो हमें कौन कौन सी परत मिलेंगी, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके अंदर क्या क्या घनत्व होगा, कौन कौन से मेटल होंगे, उसके बारे में हम आज बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आप एक क्रिकेट बॉल लीजिए, या आपने एक बॉल देखी हुई, कौन सी इमोजी वाली बॉल आती है, तो स्पंज जैसी होती है, या आपके घर में बच्चों के कोई भी खिलौने हो, उसमें एक बॉल होती है, उस पर क्या करें आपने क्या किया, एक फेविकॉल लगाया, ऊपर से कोई भी गम होती है उसको लगा दिया, उसके ऊपर कागज लपेट दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे गीली करके, उसके ऊपर एक परत और चढ़ा देंगे, कागज दिखना बंद हो जाए इतनी मिट्टी लगाने में, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सीमेंट लेंगे, सीमेंट में पानी डाल के एक लेयर उसकी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आप और कुछ इस पर और किसी भी चीज की इस पर परत लगा दीजिए, जैसे कैसे पीओपी की, ठीक है, या आप बोल सकते हैं बॉल पुट्टी वगैरह किसी भी चीज की आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने लगा दिया तो आप सब ये बोलेंगे कि सर जो बॉल थी अब वो उसका आकार बड़ा दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकार वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे, ये चाकू लिया आपने, सीधा से देखिए, आसान भाषा में समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। उस बॉल को काट देंगे बीच में से, तब आपको एक हिस्सा दिखाई देगा ऐसे, और उसमें आपको लेयरिंग दिखाई देगी। आप इस चीज को तो मानोगे ना, ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे उसके अंदर एक और लेयर होगी। तो आप क्या देखेंगे, अगर आपने प्लास्टिक की बॉल ली होगी तो यहाँ तक प्लास्टिक है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया था, कागज लगाया था, कागज। इसके बाद क्या लगाया था, सीमेंट लगाई थी, इसके ऊपर मिट्टी लगाई थी, मिट्टी के ऊपर क्या लगाया था, और कुछ लगाया था, तो आपको लेयरिंग दिखाई देगी। वैसे ही पृथ्वी के अंदर लेयरिंग होती है, परत होती है, परत दर परत। पृथ्वी में जो मिट्टी हमें दिखाई देती है, उसका जो आकार, घनत्व और स्वरूप है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट तक हम जाएंगे इसके केंद्र तक, तो केंद्र तक जाते जाते हमें सिर्फ मिट्टी मिलेगी, नहीं, हमको चट्टानें भी मिलेंगी, हमें पिघला हुआ पदार्थ भी मिलेगा, हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इसको पता लगाने के लिए, इसका कैसे पता लगाते हैं, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, और कैसे पता लगाया, और सेकेंडरी चीज ये कि हमको क्या मिला उसमें जाके। तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए ये लिखा है भूगर्भ की जानकारी, सीधा सा। अब देखिए, अगर हमको पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेनी है तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है प्रत्यक्ष, एक हो सकता है क्या आपका अप्रत्यक्ष। पहले हम, अगर किसी व्यक्ति ने सोचा होगा या साइंटिस्ट ने सोचा होगा, उसने क्या सोचा होगा, एक काम करते हैं ना, हम सीधे खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। उसको नहीं पता कितनी गहरी है पृथ्वी, नहीं पता, उसने बोला कि खुदाई कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जब वह वैज्ञानिक ऐसा सोच रहा होगा, जैसे एडवर्ड सोइज ने सबसे पहले सोचा था इसके बारे में, सोचा नहीं था, उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। सोचा तो बहुत सारे लोगों ने था। अगर उन्होंने निकाल भी लिया हुआ, तो उन्होंने निकाल लिया हो क्या, कि पृथ्वी की जो विश्वोत्तर पर उन्होंने नापा होगा तो कितना है ये। मैंने आपको बताया था ना, इसका आंसर चाहिए मुझे, कि पृथ्वी को अगर हम यहाँ पे इसको मापन करेंगे, इसका कि पूरी लेयर कितने की है, ब्रेथ कितने का प्रत बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इसकी ऊंचाई और लंबाई के हिसाब से इसका केंद्र पता लगा सकते हैं कि सतह से, कि जहां हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हैं, वहां से पृथ्वी के केंद्र तक कितनी दूरी है। तो उन्होंने पता लगा लिया 6370, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370, यानी हमारे सरफेस से ये पृथ्वी है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6370, ठीक है। लेकिन पता लगा लिया उसने क्या, और उसने क्या सोचा कि मैं देखना चाहता हूं कि मिट्टी के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो उसने क्या सोचा होगा कि दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सबसे पहले मन में क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है कि हम खोद कर देख लेते हैं, खुदाई कहाँ तक होती है। तो जब हम खुदाई की हमने, तब पता चला सीधा सा, जिसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं सबसे ज्यादा, गहरे समुद्र में प्रवेदन योजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, आयतन का सबसे गहरा ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई में तक किया गया है, दिया गया। इसके बाद नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए,
ये देखते हैं हम। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ते हैं तापमान में वृद्धि होती है। अब क्यों हो रही है? कारण वही कि अर्थ बनी किससे है, आखिर ग्रह किससे बने हैं? आखिर वही नेबुला से। नेबुला किससे बना है? नेबुला बना है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट हुआ तब नेबुला बने, नेबुला में भी कई बार विस्फोट हुए तब वो ग्रह बना। तो गर्मी रहेगी क्योंकि विस्फोट हुआ है। जब आप देखते हैं कभी भी अगर आपने खाना वगैरह बनाया होगा या कुछ भी चीज गर्म की होगी तो आपको पता होगा कि जो धातु की चीज होती है, तो अगर मैं मान लीजिए आप एक चिमटा लीजिए, चिमटे को गर्म कीजिए, तो उसका जो हिस्सा लाल हो, मान लीजिए ये चिमटा है, इसको अपने आग पर रखा तो ये हिस्सा तो गर्म हो गई। धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की ओर जाएंगे तो ये वाला हिस्सा भी थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा। हालांकि ये तुलना में हो सकता है कि इसका तापमान कितना हो जाए 150 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना रहे वही 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होगा, मान लीजिए पहले 30 था तो 40-45 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए अगर आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो बाहर का सरफेस ठंडा क्यों हो गया? सरफेस ठंडा हो गया क्योंकि वो बाहर है वायुमंडलीकरण। अंदर का क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो बंद रहा बहुत सालों से। इसलिए जैसे जैसे हम सतह की ओर नीचे ओर जाते जाएंगे क्या मिलेगा हमको? तापमान में कमी देखने का, तापमान में हमको वृद्धि देखने को मिलेगी सीधा सा। अब एक चीज और देखते हैं। ठीक है, यहां तक उन्होंने खुदाई की तो 12 किलोमीटर पर क्या होगा कि कितनी भी धातु होती है, मान लीजिए सबसे टफ धातु कौन सी मानते हैं हम मानते हैं लौह धातु। तो लोहा भी पिघलने लगा और भी धातु का प्रयोग करने लगी कि मतलब इन्होंने की कौन सी मिश्र धातुएं, यानी इन्होंने सभी धातुओं को लिया और उससे हथियार बनाए या कुछ ही हो सकते हैं, हम ड्रिल मशीन बनाई कि ऐसे पाइप्स होते हैं, उन्होंने पाइप्स बनाए। वो भी जाकर कहाँ तक? 12 किलोमीटर तक पिघलने लगे क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सीधे से आप समझ गए यहाँ पे? तो ठीक है, अब ये एक चीज समझ गए कि डायरेक्ट तो हम नहीं जा सकते कैसे भी। ठीक है, अब ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष में तो हमने एक तो क्या देखा, हमने पहला ऑप्शन कि हमने खुदाई की नहीं हो पाई। सेकंड हमने क्या देखा? ज्वालामुखी उद्गार। कि हमें एक चीज जो जो ज्वालामुखी ऊपर आया, पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके अंदर से निकल के ज्वालामुखी आया, ये फैल गया। इससे हमें एक चीज तो पता लग गया कि पृथ्वी के अंदर कुछ मात्रा में द्रव अवस्था में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिसको हम लावा या मैग्मा बोलते हैं। उसके अंदर से गैस निकलती हैं, कई सारी चीजें भी निकलती हैं उसके साथ। उन्हीं से क्या बन जाती हैं? चट्टानें बन जाती हैं। कौन सी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट बन जाती है ना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का दूसरा क्या रहा? ये तीसरा क्या रहा? तीसरा रहा प्रत्यक्ष का, इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, तीसरा रहा इसमें उल्का पिंड। उल्का पिंड कहाँ देखे गए? पृथ्वी पर गिरे थे। कहाँ से? आसमान से, आकाशगंगा से, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अंतरिक्ष से। तो पृथ्वी पर जहां जहां उल्का पिंड गिरे तो उन उल्का पिंड की जो चट्टान है उसकी क्या देखी गई? उसकी रासायनिक गुणधर्म देखे गए, उसकी विशेषताएं देखी गई। क्यों? क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अंतरिक्ष से ये पिंड आया है तो इसकी भी संरचना पृथ्वी के समान होगी और लगभग लगभग समान होती है। हाँ, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, पूर्णतः समान नहीं होती। तो उन्होंने क्या कि इसको चेक कर लेते हैं तो इससे हम पृथ्वी का अंदाजा लगा लेंगे कि इसके गुणधर्म क्या होंगे सीधा सा। अब इसमें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है तो मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, जैसे कि आज अपार्टमेंट्स बने होते हैं। मुझे ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए लिफ्ट चालू नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट फ्लोर पर ही जाके क्या करूंगा? एक चेक कर लूंगा कि अपार्टमेंट है कैसा। मुझे पता है कि पूरी बिल्डिंग एक जैसी बनी है तो वही जगह किचन होगी, वही जगह रूफ, वही जगह छत होगी, वही जगह हमारा और एरिया होगा, कैफेटेरिया वगैरह कुछ भी होगा एक्स्ट्रा। वही जब मैं हमारा बेडरूम होगा, हॉल, किचन, कुछ भी जो चीज़ें होती है अपार्टमेंट में वो चीज़ें होंगी। यहाँ पर हमारी विंडो होगी तो वहीं ऊपर विंडो होगी। तो मैं 10 मंजिल ऊपर क्यों जाऊंगा जब मुझे पता, इससे पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या लिया इसके लिए डेमो, जिस तरह मैंने फर्स्ट अपार्टमेंट को देख लिया उसी तरह इन्होंने क्या देख लिया? उल्का पिंड को। लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए कि अभी भी सही पता नहीं लग रहा। तो इन्होंने अंदाजा लगाया किसका? कि हम और क्या निकाल सकते हैं। तो उनके पास एक कारक कौन सा आया? जैसे प्रत्यक्ष उन्होंने 3 तरह के देख लिए। ज्वालामुखी, फर्स्ट फर्स्ट क्या देखा था? खुदाई, डायरेक्ट खुदाई, ड्रिलिंग। सेकंड ज्वालामुखी, थर्ड उल्का।
उल्कापिंड को देख लिया उन्होंने, या क्षुद्र ग्रह बोल सकते, क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह हमारे यहाँ ग्रह थे, जो लोनार झील वाला, लोनार झील वाला, वही वाला। अब इन्होंने क्या, अप्रत्यक्ष रूप से, अब अप्रत्यक्ष में क्या कौन कौन से आते हैं, अप्रत्यक्ष में इनको महत्वपूर्ण पहला आता है कौन सा, भूकंपीय तरंगें। अब हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगें। अब आप टॉपिक का नाम तो आपने डाल ही लिया होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आप ये डाल दीजिए कि इसके लिए दो क्या होते हैं, कारक होते हैं। दो कारकों को देखा जा सकता है, दो प्रकार के कारकों को। पहला कारक कौन सा, प्रत्यक्ष कारक, ये लिखा है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारक में कौन से, 3 का नाम लिख लीजिए जो मैंने आपको लिखवाया था, खुदाई, सेकंड क्षुद्र ग्रह, तीसरा कौन सा, ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। अब सेकंड कारक लिखिए क्या, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में लिखिए भूकंपीय तरंग। ऐसे क्या आपको डायग्राम बनाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे, इससे क्या होता है याद करने में आसानी होती है। ठीक है। अब भूकंपीय तरंगें क्या होती है, सीधा सा मतलब है, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर कोई हलचल होती है, देखिए पूरी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक हिस्सा ले लिया मैंने काट के, जैसे बर्फी का पीस ले लेते हैं ना हम, किसी भी मिठाई का पीस ले लिया, तो ये पीस ले लिया, इसका क्या किया कि ये है, हमने पीस ले लिया। अब अगर इसमें कोई हलचल होती है, हलचल कैसे होती है, आप सभी ने नाम तो सुना होगा भूकंप, भले ही पढ़ा ना हो, भूकंप। तो भूकंप किसके कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम भूकंप टॉपिक को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कवर कर ही लेंगे, थोड़ा समझने के लिए कर लीजिए। मान लीजिए ये प्लेटों पर बसा हुआ है, प्लेटें क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, यानी जैसे बाइक्स चलती हैं रोडों पे, सड़क पे, कार आपस में टकरा भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह कभी कभी इनका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हो जाता है। और भी कई कारण है, जैसे कि 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो एक ऊपर निकल गई, एक नीचे निकल गई, तो क्या हुआ, उसकी वजह से हलचल हुई। हलचल किसके रूप में दिखती है हमको, भूकंप के रूप में। अब भूकंप के रूप में क्यों, सीधा सा ये अनुमान लगाइए, जब आपके घर के पास में डीजे चलता है, जिसमें से आवाज आती है, आपने कंपन, अच्छा वर्ड होगा कंपन, तो आपने देखा होगा कि आपके रूम में भी कभी कभी कंपन होता है। तो कंपन क्या होता है, वो तरंगें होती हैं, तरंग होती हैं, वेव्स होती हैं, WAVES, समझने के लिए मैं लिखवाऊंगा अभी, तब लिखना शुरू कीजिएगा। तो वैसी तरंग क्या होती हैं पृथ्वी पर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, हमको भी हलचल महसूस होती है और हम उसको भूकंप का नाम देते हैं। ठीक है। अब भूकंपी तरंगों को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भूकंपी तरंगों के आधार पर इन्होंने कैसे चेक किया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ठीक है। देखिए अब भूकंपी तरंगें, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, भूकंपी तरंगें, भूकंप जहां पर हलचल होती है, तो भूकंपी तरंगें जहां से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस। लिखिए, भूकंपी तरंगें जहां से उद्गम होती हैं, जहां से भूकंपी तरंगों का उद्गम होता है, वह क्षेत्र फोकस, या आप बोल सकते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर कहते हैं। इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में कई जगह लिखा है अब केंद्र, केंद्र और अधिकेंद्र, तो उसमें क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, और हिंदी टफ ना दे दे एग्जाम में, तो इंग्लिश में याद रखिए हाइपोसेंटर और फोकस, इस क्षेत्र को फोकस। अब देखिए तरंगे जाएंगी तो इधर उधर तो जाएंगी चारों तरफ, तो जहां वो जिस सतह पर सबसे पहले टकराएंगी, तो सबसे पहले टकराएंगी, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले टकराने वाले भूकंपी तरंगों के टकराने वाले स्थान को एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, एपीसेंटर कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है। अब और ज्यादा एक्स्ट्रा जो चीजें हैं मैं आपको भूकंप के टॉपिक में पढ़ा लूंगा, अभी सिर्फ समझने की चीज है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी कितने प्रकार की होती हैं तरंगें, अब इसको बना लीजिए, 1 मिनट। हाँ, अब इस डायग्राम को बना लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोकिए अभी, फिर बना लीजिए, जिससे मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूँ। रोक लिया आपने, बना लिया, ठीक है। अब भूकंपी तरंगें होती हैं, आपको भी पता है कोई भी चीज कई प्रकार की हो सकती हैं, तो भूकंपी तरंगें लगभग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सी, भूगर्भिक तरंगें, जिसको पी तरंग और एस तरंग के रूप में बांटा जाता है। सेकंड सतही तरंगें। तो भूगर्भिक में क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिखिए बॉडी वेव्स,
बॉडी वेव्स सतही तरंगों में लिखिए सरफेस, SURFACE, और वही वेव। ठीक है, अब ये दोनों क्या होती हैं? भूगर्भिक तरंगों का सीधा सा मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, ये पृथ्वी है, जो हमने आधा काटा हुआ पृथ्वी है। यहां से अगर वेव इधर उधर निकल रही हैं तो ये कौन सी तरंगें हैं? ये है भूगर्भिक। भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ में, यानी अंदर। तो क्या है? बॉडी वेव्स, बॉडी के अंदर। ठीक है। सतही तरंगें क्या होती हैं? जो तरंगें ऐसे चल रही हैं, सतह के बिल्कुल पास में ऐसे चल रही हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सतही तरंगें बोलेंगे। अब इनको आगे अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे पता लगेगा कि पता कैसे चलेगा। ठीक है। भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग। अब पी तरंग के नीचे आप क्या लिखेंगे? पी तरंग की विशेषता क्या है, यहीं पर लिखेंगे, इसी डायग्राम में, जहां पे आपने इस डायग्राम को बनाया, इसमें लिखेंगे ये तीनों में गमन कर सकती है, तीनों अवस्था में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ये तरंग अगर आप छोड़ेंगे तो समुद्र में के पानी को भी पार कर जाएगी, गैस को भी पार कर जाएगी, और ठोस पदार्थ को भी पार कर जाएगी। ये वाली तरंग है जो पी तरंग। पी तरंग को क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। एस तरंग को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी तरंग। सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक, द्वितीयक तरंग, इसको बोल सकते हैं प्राथमिक, प्राइमरी इंग्लिश में। ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे इसमें? इसी में लिखिए पॉइंट में, जिससे क्या हो, डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें लिखिए अनुदैर्ध्य, लिखिए अच्छे से लिखिए, अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ध्वनि तरंग के समान, के समान विचरण, के समान विचरण। संपीड़नात्मक, संपीड़नात्मक तरंग, तरंगों की तरह। ठीक है, इतना हो गया। अभी एक डायग्राम बनाना, थोड़ा सा एक चित्र बनाना पड़ेगा हमको, डायग्राम, उसको हम अभी बना लेंगे। फिर इसमें लिखिए इस तरंग में 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, अनुप्रस्थ तरंगों के समान, प्रकाश तरंग की प्रवृत्ति। इतना हो गया बस। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या है दोनों में, ये समझते हैं कि ध्वनि तरंग की तरह कौन कार्य करती है। पी तरंग किसकी तरह चलती है? ध्वनि तरंग की तरह। और एस तरंग किसकी तरह चलती है? प्रकाश तरंग की तरह चलती है। ये कम विनाशकारी होती है, ये अधिक विनाशकारी होती है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। जब मान लीजिए पृथ्वी है, अगर यहाँ से फोकस से ये निकली तो ये कैसे चलेगी? तो ये चलेगी तरंग कैसे? ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? संपीड़नात्मक तरंग, या आप बोलेंगे अनुदैर्ध्य। जिन्होंने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है उनकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो रही होगी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल सीधी चल रही है, तो अनुदैर्ध्य तरंग। अब सेकेंड तरंग में हमने, सेकेंडरी तरंग में हमने क्या पढ़ा था इस तरंग में, कि क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब कि ये चलेगी तो कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, कि वो इधर भी धक्का देगी, इधर भी धक्का देगी। इससे होगा क्या कि मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में आप एक रॉड डालते हैं, एक बिल्कुल सीधा पाइप डालते हैं, तो पानी पर ज़्यादा जो फैलाव होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, उसमें हलचल ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी छड़ डालेंगे तो हलचल ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होती है? विनाशकारी होती है। विनाशकारी क्यों होती है? क्योंकि देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हलचल ज़्यादा होगी, तो हलचल होगी तो भूकंप ज़्यादा बढ़ता है। इससे होता क्या है? जन धन की हानि होती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। जापान का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेपाल की घटना भी आपने सुनी होगी, कुछ सालों पहले हुआ था नेपाल में, कि काठमांडू लगभग पूरा बर्बाद हो गया था उस समय। लगभग 10 या 12 साल होने वाले हैं उस घटना को। तो इस तरंग को हमने पढ़ लिया। अब सतही तरंगें। सतही तरंगें क्या होती हैं? सरफेस तरंगें मैं आपको समझा दिया था। ये क्या होती हैं? इनको एल तरंग भी कहते हैं। एल तरंग यानी लव तरंग। लव तरंग इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, लव नाम था उनका लगभग, तो उनका जो नाम था उसके नाम भी क्या अलग रख दिया गया? लव नाम। ठीक है।
अब इसकी विशेषता क्या है, जो पी तरंग की विशेषताएं हैं वही रेलिफ की हैं, जो एस तरंग की विशेषताएं हैं वो लव की हैं। अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये है कि ये पृथ्वी है, पी तरंग चलेगी तो ऐसे चलेगी, एस तरंग चलेगी तो ऐसे चलेगी, जबकि रेलिफ तरंग चलेगी तो ऐसे चलेगी, और लव तरंग चलेगी तो वो ऐसे चलेगी। यानी भूगर्भ में चलेगी ऊपर की ओर तो भूगर्भिक तरंगें, सरफेस के पास में चलेंगी तो सतही तरंगें। विशेषता कौन सी है, जैसे पी तरंग है उसी तरह रेलिफ तरंग, जैसे एस तरंग है उसी तरह लव तरंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी। बाकी का जो मटेरियल है वो आपका मैंने इसमें लिख दिया, आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा देता हूँ। संपीड़न लिखवाया मैंने, ठीक है। विनाशकारी प्रभाव कम होता है किसमें, प्राथमिक तरंगों में, इसमें ज्यादा होता है। इनमें कणों की गति तरंगों की गति के लंबवत परपेंडिकुलर होती है। अब ये पॉइंट्स आपको याद रखने, बाकी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई दी है, ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब ठीक है, अब हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि पी तरंग है वो तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती हैं। परिगमन बोल सकते हैं, परिगमन बोल दीजिए, परिगमन आप समझ गए होंगे, निकल सकती हैं। पत्थर रखा, यहां से निकल गई, पानी था बाल्टी में, यहां से निकल गया, गैस थी एक जगह उसमें से भी निकल गई। लेकिन जो एस तरंगें हैं उनकी विशेषता क्या है, ये सिर्फ ठोस पदार्थ में से निकल सकती हैं। तो इन्होंने बोलिए ये अच्छा मौका है, अब हम देख लेंगे कि भूकंपी तरंगों के हिसाब से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जब इन्होंने अध्ययन किया किसका, भूकंपी तरंगों का, तो इन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ से ये क्या है, आपका फोकस है, समझिए फोकस, CUS। ठीक है, ये फोकस है, यहाँ से सूर्य क्या निकली, तरंगें निकली, सबसे पहले कहाँ टकराई, ऊपर की ओर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना आपका, जल्दी से बताइए, नाम बताइए, एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर बना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऊपर की ओर जाएगी तरंग, मैंने क्या बोला था, तरंग उठती है अगर वो किसी चीज से निकली, जैसे आपने कभी वो देखा है, आपने अनार जरूर चलाया हो दीपावली के टाइम पे, तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ चारों तरफ अपनी रोशनी या अपनी जो लाइट्स है वो फेंकता है, फेंकता है। उसी तरह तरंग होती है, तो चारों ओर फेंकेगा, तो साइंटिस्ट क्या सोचेंगे, तो इसकी तरंग की हलचल हमको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी ना। हालांकि यहाँ तक आने में उसकी जो गति होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को लेके मानिए हर चीज की गति कम होती है ना। अब यहाँ पर गति भले कम हो जाएगी लेकिन महसूस जरूर होगी। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, उद्गार हुआ किसी भी चीज का, भूकंपीय तरंगों का, तो यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ पर भी टकरा गई, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ भी महसूस नहीं हुआ ना, इस क्षेत्र में हुआ। अब इसका क्या मान सकते हैं, जब उन्होंने मैप बनाया तो उन्होंने एक चीज को देखा कि यहाँ से निकल नहीं रही, कि यहाँ से निकल नहीं रही कौन सी, पी तरंग, इस एरिए से, इस एरिए से नहीं निकल रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्यों नहीं निकल रही, तो पी तरंग यहाँ पर हमको महसूस नहीं होती, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पी तरंग छाया क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं शैडो जोन। शैडो जोन आप लिख सकते हैं, शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है, तरंग छाया क्षेत्र क्या होता है, छाया क्षेत्र आपको लिखना है क्या, ऐसा क्षेत्र जहां भूकंपी तरंगें या भूकंपी तरंगों का अभाव होता है, शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहलाता है। इसमें नीचे लिखिए, पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक होता है, वहीं एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री के बाद का पूरा क्षेत्र होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब देखिए, अब इन्होंने एक चीज का अनुमान लगाया, बहुत सारी मशीनरी आ गई, आधुनिक चीज आ गई, तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर ये पहुंचती है तो ठोस में से तो ये निकल रही है, लेकिन जैसी द्रव चीज आती है, द्रव द्रव कौन सा आया, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। तो ये क्या है, जहां से हमारा क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, जहां से लावा निकल के आता है। तो लावा क्या है, लावा या मैग्मा बोले वो है क्या,
लावा या मैग्मा है द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ से हो क्या रहा है? तो आप बोलेंगे सर पी तरंग में तो आपने बोला था कि वो आर पार हो जाती है। हाँ, आर पार हो जाती है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला था ना मैंने कि वो परावर्तित नहीं होगी, कि उसकी जगह है वो मुड़ सकती है, चली भी जाएगी अंदर। मान लीजिए अगर थोड़ा सा प्रेशर लगा उस पर कि सीधे ही जा रही है तो वो निकल गई। इसलिए वो क्या होती है 145 डिग्री के पार हमको दिखाई देती है। यहाँ दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि परावर्तन हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आप पानी पर लाइट डालेंगे नाइट के टाइम पर तो वो आपको दीवार पर दिखाई देगी, लाइट दिखाई देगी, जबकि उसका कुछ भाग अंदर भी जाता है पानी के, तभी तो पानी में लाइट भी दिखेगी आपको, पानी में एक एक कण दिखाई देगा और कुछ हिस्सा उसका दीवार पर भी परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये हुआ किसकी विशेषता? पी तरंग की विशेषताएं, कि उसने में से किस में से देख लिया उसने कि वो इसकी बीच में से भी निकल गई, यानी इस वाले एरिया में उन्होंने क्या लगाया अनुमान कि यहाँ पर क्या है, हमारा दुर्बलता मंडल है, एस्थेनस पेयर। ठीक है, जब एस किरणें निकली तो उनका जो विश्वास था वो पक्का हो गया। क्यों? अब इसके बाद वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि कितना भी प्रेशर लगाएं एस तरंग है तो इसके आर पार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एरिया कौन सा है? द्रव अवस्था वाला दुर्बलता मंडल, जो आपको सामान्यतः 300 से 400 के बीच में मिलता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, जैसे कहीं 250 लिखा रहता है, कहीं 350, तो आप एवरेज मान के चलिए 300 से लेके 400 450 तक आपको यहाँ मतलब दुर्बलता मंडल। यानी इस एरिया में जो चट्टाने हैं या जो भी पदार्थ है वो पिघला हुआ मिलता है, और जो हमको ज्वालामुखी दिखाई देते हैं वो ज्वालामुखी का जो लावा आता है या मैग्मा आता है वो इसी एरिया से होकर आता है। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि पृथ्वी के कितने अंदर दुर्बलता मंडल है, और भी कई चीजें हमको पता लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक वर्ड है असंबद्धता, क्या होती है? ठीक है, असंबद्धता पढ़ लेते हैं। जैसे डिसकंटिन्यूटीज, पहले इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोकिए, लिखिए, लिख लिया? ठीक है, अब ये है क्या, इन्होंने बोला जब भूकंपी तरंगें होती हैं तो क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन के आधार पर अपनी तीव्रता तथा दिशा में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। यानी मैंने क्या किया, एक मान लीजिए भूकंपी तरंगों की जगह मैंने एक क्या किया, प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, एक डोरा डाल रहा हूं, डोरा यानी धागा, धागा डाला मैंने किसी भी चीज में, तो एक जगह तक जाकर तो वो सीधा जा रहा था, लेकिन एक जगह पर जाकर वो कभी मुड़ रहा है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है। या मैं एक एग्जांपल और दूं, कैसे, कोई भी वस्तु है, मैं उसमें यहाँ तक कुछ भी चीज, इसमें क्या, ऐसे एक रिमोट कार है, रिमोट कार को मैं चला रहा हूँ तो अलग अलग एरिया है, तो इसमें वो फास्ट चल रही, 40 की स्पीड में चल रही है, यहाँ आप पर आकर स्लो हो गई। ठीक है, यहाँ पर आकर थोड़ी और फास्ट हो गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच कुछ ऐसा है जिसके कारण इसकी स्पीड कम हो रही है। तो अपनी तीव्रता तथा दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। तीव्रता कैसे? इसके अंदर पी तरंगें स्लो हो जाती, स्लो हो जाती। ठीक है, दिशा तो परिवर्तन आपको दिख ही रहा है कि पड़ यहाँ रही है और घूम यहाँ से रही है, यहाँ पे पड़ा, ये घूम गया, फिर ये घूम गया, किसके कारण? परावर्तित हो रही है। तो जहां से ये परिवर्तन हमको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो जहां पर जो एरिया हमको दिख रहा है, तो सिंपल सी चीज है, भूकंपी तरंगें माध्यम के घनत्व है, माध्यम मतलब जो पदार्थ है कि घनत्व में परिवर्तन के आधार पर, यानी इसका घनत्व यहाँ पर कम है या ज्यादा है, कुछ भी यहाँ घनत्व चेंज हो गया, के आधार पर अपनी तीव्रता तथा दिशा में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं माध्यम के संक्रमण क्षेत्र में जहां यह परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर परिवर्तन क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? असंबद्धता बोलेंगे। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, असंबद्धता का भी अलग अलग नाम दे दिया। जैसे अभी हम डिसकंटिन्यूटीज को देखेंगे एक बार, पहले हम देख लें कि पृथ्वी के जो इंटीरियर है उसको कैसे देखते हैं। तो इंटीरियर को सबसे पहले किसने बांटा? तो नाम लिखिए, अब आप टॉपिक डालेंगे क्या, या हेडिंग डालेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब लिखिए पृथ्वी में आंतरिक स्थिरीकरण, पृथ्वी में आंतरिक स्थिरीकरण है यह संकल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड, मैं फास्ट बोलूंगा, अगर आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं।
एडवर्ड सोइस द्वारा दी गई। उनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 सकेंद्रीय परतों से निर्मित है। एडवर्ड सोइस हैं, सबसे पहले इन्होंने ही क्या दी, संकल्पना दी। तो इन्होंने ऐसा एक डायग्राम बनाया, उसमें बताया कि अगर हम पृथ्वी का एक पीस काट लें, मान लीजिए जैसे हम पिज्जा को काट लेते हैं उसी तरह हमने काटा, तो क्या है, इसकी 3 परत मिलती हैं हमको देखने को। ऊपरी परत क्या है, सियाल, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं साथ साथ में, सियाल, सीमा, सीमा, और आपका क्या, निफे, NIFE, निफे, निफे। अब ऐसा इन्होंने क्यों बांटा, तो इन्होंने इसके कारण भी बताए। इन्होंने बताया कि ऐसे लिखिए, सियाल लिखिए, सबसे पहले सियाल के बारे में लिखिए, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप SIAL। अब लिखिए इसमें क्या, सीधे सीधे पॉइंट्स में लिखिए, जिससे क्या हो, प्रीलिम्स का नोट्स है तो अथॉरिटी बनना चाहिए। क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सेकंड पॉइंट, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, नाम क्या है, SIAL। SI की फुल फॉर्म क्या है, सिलिकॉन, एल की फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम, की अधिकता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। फोर्थ पॉइंट, इसका औसत घनत्व 2.7 घन सेंटीमीटर है। औसत मोटाई 50 से 300 किलोमीटर होती है। सेकंड हेडिंग डालिए, सीमा, पॉइंट में लिखिए, यह सीआर के बाद दूसरी परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम, नाम क्या था, सीमा। सीमा नाम क्यों है इसका, SI और MA, सीमा माने वही सिलिकॉन, ये सिलिका, सिलिका लिखिए, सिलिका, और MA, M यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये किससे निर्मित थी, ग्रेनाइट चट्टानों से। सेकंड क्या, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। औसत घनत्व लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, 2.9 से 4.7 घन सेंटीमीटर। औसत मोटाई 1000 से लेके 2000 किलोमीटर होती है। थर्ड लिखिए जल्दी से, थर्ड आपका क्या, निफे, निफे की फुल फॉर्म क्या होगी, निकेल तथा फेरस की यह आंतरिक परत होती है, पहला पॉइंट। सेकंड लिखिए, निकेल तथा फेरस की अधिकता पाई जाती है। ये आए हुए क्वेश्चन जो पॉइंट में मैं आपको लिखवा रहा हूं, लगभग अगर मैं आपके सभी ओवरऑल एग्जाम लूं, स्टेट PCS और UPSC और UPSC की भी CAPF वगैरह सभी एग्जाम लूं, तो 30+ क्वेश्चन आए हैं इन्हीं पॉइंट से, मैंने जो अभी आपको बताए। 30+ क्वेश्चन लास्ट के 20 सालों में 30-40 क्वेश्चन तो आए हैं पक्के। निफे कई बार पूछा जा चुका है कि आंतरिक परत किस किस से लेकर मिलकर बनी हुई है। औसत घनत्व, नेक्स्ट पॉइंट, औसत घनत्व 11 घन सेंटीमीटर तथा गहराई सीमा के बाद, सीमा वाली परत है ना, उसके बाद 6880 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब ये थोड़ी पुरानी थी तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं था कि इसकी लंबाई वगैरह है कितनी, और अभी है कितनी, सही पता होगा ना, आपको पता ही होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर। ठीक है, इन्होंने 6800 बता दिया था उस टाइम पर। अब इतना कवर हो गया। अब चलते हैं हम कैसे, सीआर सीमा निफे हो गया। अभी हम देखेंगे किसको, अभी थोड़े टाइम लगे हमको किसको, इसको देखने में। ठीक, अब इसके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने शोध किए और इन्होंने एक नई संकल्पना दी। देखिए वो संकल्पना तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वो संकल्पना उन्होंने दी तो 80 to 90% वो संकल्पना बिल्कुल सही है। थोड़े से चेंजेस हुए, इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने जिसका नाम सीआर सीमा निफे दिया था, आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने उनका नाम चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, थोड़े कॉन्सेप्ट भी वो डेप्थ में गए कि इनके अंदर भी है क्या, सीधा सा। तो इन्होंने किसको बांटा, जो बांटा था किसको, सियाल को। ये सीमा है आपका, ये आपका निफे है। तो सियाल को इन्होंने क्या बोला, भूपर्पटी, इसको क्या बोला, परिवार, बना लीजिए जल्दी से। तीसरा क्या था आपका, निफे, निफे को क्या बोला, क्रोड बोला हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोला, क्रस्ट बोला, CRUST। इसको क्या बोला, मेंटल, MENTAL, मेंटल।
और करोड़ को क्या बोला, कोर, CORE, ठीक है। अब इन्होंने इसके नाम ये बता दिए। अब इनको बारी बारी से लिखिए और आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा और क्या क्या इन्होंने लिखवा। अब हेडिंग डालेंगे आप क्या, भूपर्पटी, या बोलेंगे क्रस्ट। आप ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, पॉइंट में लिखते जाइए, ऊपरी परत, सेकंड पॉइंट, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके कोष्ठक में लिखिए या ब्रैकेट बोल सकते हैं इंग्लिश में, पर्वतों के नीचे, पर्वतों के नीचे 100 किलोमीटर तक हो सकती है। थोड़ा देखिए साथ में समझेंगे, लिखने से कुछ नहीं होगा किस तरह। जैसे कि देखिए ये तो 35 किलोमीटर यहाँ तक है, कि 35 किलोमीटर देखिए यहाँ पर ये पतली है, लेकिन पर्वतों के नीचे ये चौड़ी है, 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो ये लिखा भी हुआ 0 से लेके 100, कि यहाँ पर तो ये नॉर्मल जगह तो कितनी है, 35, जबकि पर्वतों के नीचे 100 है। डायग्राम के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपके। अब भूप्रकृति को भी दो भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। ये बटा हुआ है, भूप्रकृति को हमने दो भागों में बांटा। कहाँ है भूप्रकृति, ये आपका क्रस्ट वाला एरिया है, ठीक है। मेंटल कहाँ से, यहाँ पे। तो इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, अपर और लोअर, ऊपरी और निचली भूप्रकृति। या इसको हमने मुख्यतः दो रूप में बांटा है, एक तो ऊपरी और निचली। सेकंड हमने दूसरी तरह और क्या बांटा है, इसको हमने दो भागों में और बांटा है, किसके बेसिस पर, महासागरीय और महाद्वीपीय। अब महासागरीय महाद्वीप क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। महाद्वीप यानी जो स्थल क्षेत्र है हमारी, ठीक है। और महासागरीय यानी जहां पर महासागर या समुद्र उपस्थित है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय भागों में इसको बांट दिया इन्होंने। अब इनका औसत घनत्व कितना है, तो महासागरीय जो भूप्रकृति उसका लिखिए, पॉइंट में लिखिए, महासागरीय भूप्रकृति का औसत घनत्व 2.67 घन सेंटीमीटर है, जबकि महाद्वीपीय भूप्रकृति का औसत घनत्व 3.0 घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट लिखिए, महाद्वीपीय या द्वीपीय महाद्वीपीय भूप्रकृति ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ग्रेनाइट जो कौन सी है, महाद्वीपीय, देखिए ये वाला हिस्सा किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जबकि महासागरीय भूप्रकृति बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवर्ड सोइस का गलत था। उन्होंने सीधा क्या बोल दिया था कि सियाल बना है वो किससे बना है, ग्रेनाइट से, और सीमा किससे बना है, बेसाल्ट से। लेकिन ये नहीं है। आगे आगे जब जैसे जैसे आप सभी को होता है, जैसे किसी क्षेत्र में शोध होता है, रिसर्च होती है, तो उसमें क्या होता है, हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं और हमको नए नए अपडेट देखने को मिलते हैं। तो वही अपडेट क्या था, ये था भूप्रकृति का औसत तापमान। अब देखिए ओवरऑल आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, भूप्रकृति का औसत तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, जो गहराई बढ़ने के साथ साथ 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अभी, कि 20 किलोमीटर तक पहुंच पाए थे। क्यों पहुंच पाए थे, क्योंकि 32 मीटर पर ही 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। सीधी से कहने का मतलब, अगर हम एवरेज मान के चलें तो कितना, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस किस पर कम हो रहा है, 1 किलोमीटर पर हो रहा है। मान लीजिए एवरेज कितना है अभी पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा वाला कितना है, 25 मान के चलिए या 30 मानिए, तो सिर्फ 2 किलोमीटर जाने में कितना चेंज हो रहा है आपका, 90 पे पहुंच रहे हैं आप, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो सोचिए 20 पर पहुंच गए थे ये लोग। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा, कितना हो गया होगा हिसाब लगा लीजिए लगभग अभी। इसलिए उन्होंने आगे क्या हो गया, उनकी जो जो ड्रिल मशीनें थी वो क्या थी, पिघल गई थी। क्यों, अंदर से बहुत गर्म है ये एरिया, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने पर कम होता है, 32 मीटर पर। ये आया हुआ पोर्शन है यूपीपीसीएस का, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, मेंटल। जल्दी से लिखिए, भूप्रकृति के साथ संलग्न, भूप्रकृति के साथ संलग्न 65 किलोमीटर का एरिया, 65 किलोमीटर का एरिया या क्षेत्र का ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है।
देखिए, इसको हमने बांट दिया किसमें, ये कौन सा है, भूपर्कटी, ठीक है। ये हमने बांट दिया यहाँ से लेके क्या, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल है। तो इनकी अगर दोनों का एरिया एक जगह मिला दें हम, तो ये दिख रहा है आपको चॉकलेटी कलर में, ये तो इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, या इसको बोलते हैं हम स्थल मंडल। पूछा गया क्वेश्चन है किसमें, कई सारी टेस्ट सीरीज आप देखेंगे, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज देखेंगे, तो उसमें हर बार हर साल ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यूपीपीसीएस ने पूछा है, सीएपीएफ ने पूछा है, एनडीए ने पूछा है, स्टेट पीसीएस में एमपीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो समझने की चीज है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लिख तो आपने लिया ही, समझना क्या है, भूपर्पटी के साथ यानी क्रस्ट के साथ मेंटल का ऊपरी कुछ हिस्सा, तो ऊपरी का जो 65 किलोमीटर वाला हिस्सा है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। अब मेंटल को भी दो भागों में बांटते हैं, लेकिन मेंटल को कैसे बांटते हैं, क्षेत्र वाइज। कैसे, जैसे ये मेंटल है, इसको हमने बांटा ऐसे, और ये ऊपरी परिवार 350 से लेके 700, लिखिए दो भागों में विभाजित किया है। ऊपरी परिवार 350 से 700, निचला भाग 700 से 2900, मतलब यहां तक। देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मार दिया। एक बार और अच्छे से बता दूं आपको, अब क्या लिखना है, ऊपरी परिवार का औसत घनत्व 4.45 घन सेंटीमीटर है, जबकि निचले परिवार का औसत घनत्व 5.5 घन सेंटीमीटर। क्या याद रखना है, हाँ देखिए, अगर रट सकें तो रट लीजिए, हो सकता है एग्जैक्ट डाटा या फिगर वो दे दे यूपीएससी, संभावना है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा आपसे फैक्ट्स या कुछ याद करने की नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आए हुए होते हैं पीवाईक्यू में, उन्हीं फैक्ट्स को मैं याद करने की बोलता हूँ आपसे हमेशा। अब क्या लिखना है, स्थल मंडल के नीचे 350 से लेके 400 तक ये एरिया, का एरिया 350 से 400 किलोमीटर की गहराई तक चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं, जिसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। क्या है, पिघली हुई अवस्था, यहीं से क्या हुआ था स्टार्ट, यहीं से भूकंपी तरंगें मुड़ने लगी थी। याद कुछ आया, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में है तो द्रव है, द्रव का मतलब सीधा सा मतलब है क्या, कि यहाँ से भूकंपी तरंगें चेंज होंगी। क्यों, प्राइमरी जो प्राथमिक तरंगें हुई वो परावर्तित हो जाएंगी, सेकेंडरी तरंग तो आपको पता है इसकी विशेषता कि ये द्रव माध्यम से गुजर ही नहीं सकती। अब देखिए, अब और क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दुर्बलता मंडल सुगठ्य सुगठ्य अवस्था में होता है। अब ये सुगठ्य अवस्था क्या होती है, ये होती है जो आपकी सॉफ्ट प्लास्टिक होती है ना, जिसको आप मरोड़ सकते हो, यानी उसको आप इधर उधर कर भी दोगे ना तो टूटेगा नहीं, यानी फ्लेक्सिबल जो प्लास्टिक होती है। आप याद क्या रखेंगे, सुगठ्य अवस्था में, यानी पूर्णतः द्रव भी नहीं होता, सुगठ्य अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह ज्वालामुखी उद्गार के लिए मैग्मा का स्रोत है। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि देखिए, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ये पिघली क्यों। पहला कारण लिखिए, दुर्बलता मंडल में चट्टानों के पिघलने के दो कारक उत्तरदायी हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, चट्टानों का अपेक्षाकृत कम गलनांक होना, कम गलनांक होना, चट्टानों का अपेक्षाकृत कम गलनांक होना, यानी यहाँ की जो चट्टानें हैं वो थोड़े से ही तापमान पर बढ़ने पर पिघल जाती हैं, या उनका गलनांक बिंदु है वो कम है, ठीक है। सेकंड, रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण उच्च तापमान, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं, ये आज आपका होमवर्क है। साइड में जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो एक ब्लैंक पेज रखिएगा, मेरी क्लास लेते समय हमेशा मैं आपको साथ में होमवर्क भी दिया करूंगा। साथ में आपको क्या करना है, सर्च करना है कहाँ पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ गूगल पर, और विकिपीडिया में पढ़ लेना है हिंदी में, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ सके तो और अच्छी बात है कि उसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो इसके कारण क्या है, उच्च तापमान होता है। इतना हो गया आपका कवर। अब नेक्स्ट क्या है, ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर यूपीएससी थोड़ा बहुत अच्छा बनाएगा क्वेश्चन तो ये क्या है, ऊपरी परिवार या ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल पेरियोडी चट्टानों से निर्मित है, जबकि निचला मेंटल ओलिवाइन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बनना चाहिए, अगर मुझे बनाना होता तो मैं जरूर बनाता इसको, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। कि मैं क्या करता, अगर 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते तो क्या करता, इसको चेंज कर देता। मैं बोलता कि ऊपरी जो मेंटल है वो ओलिवाइन चट्टानों से निर्मित है, और जो निचला मेंटल है वो पेरियोडी से। यूपीएससी का ट्रेंड भी फॉलो हो गया, क्वेश्चन भी अच्छा बन गया, सिंपल बन गया। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है आपका। बाकी आपको पता ही मैंने कौन कौन सोर्स से आपके यूज किए हैं। अब थर्ड लिखिए क्रोड हेडिंग दीजिए क्रोड, या आप इंग्लिश में लिखिए कोर, CORE। ठीक है, लिखिए पृथ्वी के अंतरतम से 2900 से लेके 6371 तक, ये 78 तक, ये 78 लिखा है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहता है, 6371 लिखिए आप, 71 गहराई तक। अब ये क्या है, क्रोड विस्तृत है। पॉइंट में लिखिए, इसे 2 स्तरों में हम बांटते हैं, 2 भागों में इसको बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अब लिखिए पॉइंट में लिखिए, बाहरी कोर 5100 से लेके भूपरिवार से लेके 2900 से लेके 5155, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, 5155 तक। ठीक है, 5155 लिखिए। इसका 17% सिलिका से निर्मित है, इसका भाग 17% भाग है जो इसका आउटर कोर का, आउटर कोर यानी वह है क्रोड, जबकि शेष निफे से बना है, निफे यानी निकल और फेरस। ठीक है ना, शेष निकल और फेरस से, 17% किससे, सिलिका से, 17% किससे, सिलिका से। और नेक्स्ट कौन सा आपका, नेक्स्ट कितना बचा आपका, 83% लगभग, कितना, किससे, निफे से। ठीक है, और निफे से बना है। इसका औसत घनत्व 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यह द्रव अवस्था में है, यह द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये हो गया। अब इनर कोर के बारे में लिखिए, आंतरिक कोर का विस्तार कहाँ से, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 5150 से लेके 6351 तक, या 71 तक। 6371 तक। ठीक है, यह है ठोस अवस्था में है, लिखिए पॉइंट में, यह ठोस अवस्था में है। यह है 99%, इसका 99% भाग किससे बना हुआ है, निफे से निर्मित है, निफे से। ठीक है, इसका औसत घनत्व तो क्या है, 13.6 घन सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाह्य क्रोड के नीचे जो आंतरिक क्रोड है, जो आंतरिक क्रोड बोले, इनर कोर बोलते हैं, आंतरिक क्रोड बोलते हैं, वो एक विशेष गति में रहता है, यानी चलता रहता है, घूम रहा है। जैसे आपने कभी वायरिंग देखी है, तो वायरिंग हमेशा घूमती रहती है, जैसे टायर होता है, आपने कभी देखा होगा उसमें चक्का लगा रहता है, तो ये घूमती रहती है, ये भी घूमता रहता है। अगर आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं, इसको इधर भी घुमा सकते हैं एक साथ, एक विशेष गति में रहता है, जिसे चरनी मोशन कहा जाता है। बाह्य क्रोड के नीचे आंतरिक क्रोड एक विशेष गति में रहता है, जिसे चरनी मोशन कहा जाता है। यह पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये गति में है, चरनी मोशन, क्योंकि इनर कोर है वो घूम रहा है आसपास, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। इसकी देखिए, कभी भी गति होती है तो हलचल होगी, हलचल किससे होती है, तरंगों के माध्यम से। तरंगें कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी यह पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रमुख कारण है। ठीक है, यहां तक आपने कवर कर लिया। अब एक समझने की अच्छी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्या आपकी ये बताई थी मैंने आपको, क्या, असंबद्धता, जिनके नाम लिखे गए हैं। क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद अच्छे से रखना है।
बाकी अदर यूपीएससी अदर एग्जाम जो सीडीएस एनडीए और सीएपीएफ जियो साइंटिस्ट में है तो पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या इसको नाम कैसे याद रखेंगे? नाम याद रखिए, को मो रे गु ले। अब इस क्या ट्रिक बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए कि ये शब्द याद रख लीजिए, रट लीजिए, रटते रहिए। सोने से पहले कुछ भी कीजिए तो होगा क्या, याद हो जाएगा अच्छे से। अब नीचे से आएंगे, इनर कोर, आंतरिक कोर और आउटर कोर के बीच की जो जो क्षेत्र है, जो जहां से ये बढ़ता है, आपस में विभाजित किया जाता है, तो उस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? लेह मांड। रेगुले है ना, को कॉनराड, मो मोहरविक, कोमो रेगुले, रेपिटी, गुटेनबर्ग, रेगुले, लेहमैन, लेहमैन। यानी आंतरिक कोर और ऊपरी कोर के बीच में लेहमैन, ऊपरी कोर और निचला मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में क्या है? गुटेनबर्ग। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में क्या? रेपिटी। ये लिखा हुआ रेपिटी। अपर मेंटल, अपर मेंटल और किसके बीच में? और किसके बीच में? क्रस्ट के बीच में क्या है? मोहरविक। और मोहरविक क्या है? और कॉनराड किसके बीच में है? कॉनराड है आपके किस बीच में? क्रस्ट के और स्थलमंडल में। यानी स्थलमंडल का जो जो लाइन है यहाँ वाली, ये किसका डिस्कंटिन्यूटी है? ये है आपकी कौन सी? कॉनराड वाली। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि ये हिस्सा कौन सा हो गया? क्रस्ट। यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन बांटता है? कॉनराड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी? ये मोहरविक है देखिए आप, और ये आपकी कॉनराड है। तो ये आपको याद रखना है, बस सिर्फ याद रखना है इसको। इसको बना लीजिएगा अच्छे से देखकर, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें डालना नहीं, सिर्फ ऐसे बनाइएगा, ऐसे। ये क्या है आपकी नाम, इतना बड़ा बना लीजिएगा उसके अंदर आप नाम लिख सकें कि ये आंतरिक कोर है, ये ऊपरी कोर, ये निचला मेंटल, ये ऊपरी मेंटल। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ समझने की थी बस, बाकी मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आप क्या